हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन बैच में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 58 और आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक 6। और दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे अपने मैथमेटिक्स और उसके बाद हम मूव करेंगे मैथमेटिक्स के बाद इकोनोमेट्रिक्स पे। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे जितने भी क्वेश्चंस या टॉपिक्स छूटे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, हम उसको डिस्कस करेंगे अपने आने वाले डेज में। तो चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अदर रिलेटेड पॉइंट्स या फिर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जनरली हम इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्कवर किया था अब्राहम डी मोवियर ने। तो अब्राहम डी मोवियर ने ये स्टैब्लिश या फिर इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दैट इज़ मेनली यूज होता है बिहेवियर ऑफ कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स लाइक हाइट, वेट, सैलरी, ओपिनियंस एंड इंटेलिजेंस वगैरह को मेजर करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ करते हैं। एंड इट वॉज रीडिस्कवर्ड बाय, फिर इसको रीडिस्कवर किया कार्ल गॉस ने रीडिस्कवर किया। और एंड उसके बाद एक इकोनॉमिस्ट और हैं, दैट इज़ लैपलेस एंड कार्ल गॉस ने इसको रीडिस्कवर किया। इसीलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं। और जनरली यहाँ पे फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटन एज, दैट इज ये वाला जो फंक्शन है दैट इज रिटन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज अंडर रूट 2 पाई ई माइनस 1 अपॉन 2, एंड दैट इज एक्स माइनस मीन या फिर एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज स्केयर। तो जो एक फॉर्मूला है ये शो कर रहा है दैट इज फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, सो द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब एक टर्म्स आ गया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जहाँ पे मीन इज जीरो, जहाँ पे मीन जीरो हो जाएगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके दो ही पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और दो ही पैरामीटर उसमें यूज़ होते हैं, एक तो मीन और दूसरा है यहाँ पे दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन की वैल्यू क्या होगी, मीन की वैल्यू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1। सो ये कह रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। सो अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज 1। अब देखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा तो वेरिएंस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1। इसका क्यों, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर 1 का स्केयर दैट इज इक्वल टू 1। सो इस केस में यहाँ पे वेरिएंस भी 1, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 एंड मीन इज 0। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेप दैट इज बेल शेप्ड, और हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है लास्ट में हमने क्या किया था, इसको एक्स से डिनोट किया था, और अब हम करेंगे इसको जेड से डिनोट। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं यूजिंग द मीन एंड वेरिएंस। तो ये ट्रांसफॉर्म करके अपने पास कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड deviation, so that we can transform all the observations of any normal random variables x with mean and variance। तो पहले हमने x यूज़ किया था, अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करके z भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट, तो इस केस में ऑब्जर्वेशन ऑफ अनदर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z with mean and variance using the following ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम ये करेंगे तो फॉर्मूला होगा, दैट इज फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, सो इफ़ यू हैव मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दो चीज़ें अपने पास हैं, तो इसका एक मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद रख लेना, अगर इक्वेशंस में कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एंड अब ये वाली स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस
आते भी हैं। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, दैट इज़ परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंदर एरिया क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट अ ग्राफ ऑफ दिस स्टैंडर्डाइज्ड, जिसमें मीन एंड वेरिएंस नॉर्मल कर्व इज शोन। तो इसमें जनरली यहाँ पे नॉर्मल कर्व दिख रहा है, दैट इज़ बेल शेप, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिख रही हैं, दैट इज़ यहाँ पे 0, और उसके बाद दैट इज़ 1 2 3। तो यहाँ पे जो राइट साइड है, राइट साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव हो जाएगा दैट इज़ लेफ्ट साइड नेगेटिव। सो जहाँ पे वैल्यू 1 है, 1 दैट इज़ चाहे वो +1 में 1 हो, चाहे वो -1 हो, तो इस सेंस में यहाँ पे जो वैल्यू होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो कितनी होगी, 68.27%। तो ये वाले डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं। और दूसरी वैल्यू जहाँ पे +2 है या फिर -2 वैल्यू है, तो वहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95.4, दैट इज़ 95.45%। और तीसरा है यहाँ पे वैल्यू जहाँ पे +3 और -3 होगी, तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 99.73%। सो दैट इज़ 99.73%। तो इनकी तीनों की वैल्यू आप इजीली याद रख लेना। बस एक याद ये भी रख लेना कि जितना ये दूर जाता रहेगा उतनी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखो, सबसे पहले मीन जहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट पीक है, वहाँ पे वैल्यू कितनी है, सबसे कम। तो वहाँ पे सबसे कम दैट इज़, वहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 शुरू होता है, तो 0 से सबसे कम, उसके बाद जब 1 होती है वैल्यू, दैट इज़ 1 पे, तो 1 पे दैट इज़ वैल्यू 68.27, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये इंक्रीज़ होती जाती हैं जैसे जैसे ये लाइन डिस्पर्स, मतलब दूर जाती रहती है। So under standard normal curve showing percentages mean is equal to 0 and standard deviation is 1। तो ये वाली इसकी जो अजम्पशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1, और वेरिएंस भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1। और जो एक टोटल एरिया है, दैट इज़ टोटल एरिया वेरी करता है, इस साइड -इन्फिनिटी और इस साइड +इन्फिनिटी। तो इसका जो टोटल एरिया है दैट इज़ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। तो टोटल एरिया है दैट इज़ 1। सो नेक्स्ट वन इज शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मीन एंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दो ही पैरामीटर्स के मेन हैं, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप इन दोनों ही पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। एंड अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रिलेटेड हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब देखो यहाँ से 10 या 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो नंबर 1 प्रॉपर्टी है इसमें, अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, मीन, मीडियन एंड मोड। एंड एसिम्पटोटिक टू बेस लाइन। अब एसिम्पटोटिक का मतलब ये है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो ये कर्व है बेसिकली, ये कहता है टच नहीं करती किसी भी बेस लाइन को, जो बेस लाइन है इसको टच नहीं करती। एंड नेक्स्ट वन इज रेंज। रेंज मीन्स दैट इज रेंज ये वेरी कर सकती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ऑन द बोथ साइड्स, नेगेटिव वी और पॉजिटिव वी। एंड टोटल एरिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है दैट इज मैक्सिमम। सो अगेन ऑर्डिनेट तब होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑर्डिनेट व्हेन मीन इज मैक्सिमम। जब मीन मैक्सिमम होगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑर्डिनेट। एंड नेक्स्ट वन इज क्वार्टिल डेविएशन। तो क्वार्टिल डेविएशन अगेन, क्वार्टिल डेविएशन इसमें इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टिल डेविएशन इज 2/3 टाइम्स
ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये बात ध्यान रखना, 2/3 टाइम है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब 2/3 कितना हुआ बोला, 2/3 को मेज़र करने के लिए क्या करो, 200/3 कर दो, सो अप्रॉक्सीमेटली 66%। तो इसमें क्या हुआ, लगभग क्वार्टरली डेविएशन कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, 66%। सो क्वार्टरली डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बाद आ गया ये मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 4/5 बोला कितना हुआ, दैट इज 400/5, सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 80%। तो ये क्या हुआ, दैट इज, सो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब 80% है स्टैंडर्ड डेविएशन का। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैव 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात जरूरी है, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखो, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे जहाँ पे -1 है, और दूसरा जहाँ पे +1 है। तो एक्चुअली अगर आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया होगा तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जब वेरी करता है तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम, है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है वहाँ पे, और इस लेवल पे मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही एक साथ होता है। मतलब यहाँ से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, और यहाँ से इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक साथ आता है ना, तो उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगेन इसमें भी जहाँ से ये शेप है ये वाली, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, 2, एक +1 पे और एक -1 पे। एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद अब ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल चली जाए, दैट इज़ जो ख़त्म ना हो, दैट इज़ इन्फिनिटी। सो ये भी क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक इन्फिनिटी है, मतलब इसकी कोई भी रेंज वेरी इन्फिनिटी तक करेगी, मतलब एंडलेस। तो अगर भी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक लाई कर रही है तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यू या फिर दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब जिसकी भी वैल्यू इन्फिनिटी होगी उसको आप समझो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नेक्स्ट वन इज 10th कॉन्स्टेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई कितने कॉन्स्टेंट इसमें यूज़ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें है 5 कॉन्स्टेंट्स, तो 1 बाय 1 इसकी स्टडी करते हैं। नंबर 1 है मीन। तो मीन काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसका, इसको हम डिनोट कर सकते हैं म्यू से भी, म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन, और इसको डिनोट हम कर सकते हैं एक्स बार से भी। और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। थर्ड वन है वेरिएंस। वेरिएंस क्या है, स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और थर्ड में यहाँ पे दैट इज फोर्थ में यहाँ पे यूज़ हुआ है मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस यहाँ पे मेजर हो सकता है √β1 इज इक्वल टू 0 से। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्क्यूनेस की वैल्यू क्या है, √β इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आता है फोर्थ मोमेंट, इसको हम फोर्थ मोमेंट भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस को। सो दैट मोमेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, β2 इज इक्वल टू 3। अब आपको याद हो जब β2 इज इक्वल टू 3 वैल्यू होती है तो ये पीक जो हमने कुर्तोसिस में किया था ना, ये वाली शेप, पहले हाई पीक, उसके बाद मेसोकुर्तिक, उसके बाद प्लेटिकुर्तिक, तो ये तीनों शेप है। β2 इज इक्वल टू 3 कहाँ पे होता है, दैट इज़ मेसोकुर्तिक, जो ये बीच वाली है। सो प्लेटिकुर्तिक इसमें वैल्यू ज़्यादा होती है, सो β2 इज़ मोर देन, इसमें मोर देन होता है। और जो प्लेटिकुर्तिक है इसकी वैल्यू क्या होती है, β2 इज़ लेस देन बीटा, दैट इज लेस देन 3। तो यहाँ पे
अगेन इसमें शेप बनेगी इसकी मेसोक्रोटिक। एंड नेक्स्ट वन इज मेन पैरामीटर्स। यहाँ पे ऐड हैं, दो ही मेन पैरामीटर हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मेनली टू पैरामीटर्स और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ मीन एंड वन इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन की वैल्यू कितनी है? गुड, 0। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है? 1। बस ये बातें याद रखनी है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो वेरिएंस कितना होगा? सो वेरिएंस इज स्केयर, सो 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और दूसरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो प्रोबेबिलिटी हम करेंगे अपने मैथमेटिकल पोर्शन में, तो वहाँ हम इसको करेंगे डिटेल में। सो नंबर 1 डिफरेंस है नेचर। तो नंबर 1 नेचर कैसा होता है यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और वहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या करती है? दैट इज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक लाई करती है। अब जिसकी भी वैल्यू इन्फिनिटी तक लाई करती है वो तो होगी कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिसकी वैल्यू लिमिटेड है, तो लिमिटेड वैल्यू है मतलब इन्फिनिटी तक नहीं है, तो इट मीन्स ये है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल क्या है? डिस्क्रीट, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो उसी के बारे में ये लिखा हुआ है, दैट इज़ अगर फिनिट है, दैट इज़ फिनिट नंबर है, सो दैट मीन्स ये है काउंटेबल है, फिनिट है, सो दैट मीन डिस्क्रीट। और अगर इनफिनिटी है, अनकाउंटेबल है, सो दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पे बाइनोमियल का कैसा होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन कैसा होता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है पी एक्स माइनस स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स, दैट इज क्यू एन माइनस एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स। सो ये वाला यहाँ पे डिनोट करता है दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो डिनोट करता है दैट इज ये वाले फंक्शन से। एंड थर्ड वन इज वैल्यू ऑफ एन या फिर नंबर ऑफ ट्रायल। अब नंबर ऑफ ट्रायल कितने होते हैं यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल कितने होते हैं? दैट इज वैल्यू ऑफ एन इज फिनिट। तो एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल। नंबर ऑफ ट्रायल इसमें होते हैं फिनिट, बिल्कुल लिमिटेड। बल्कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एन क्या होता है? दैट इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये होता है इन्फिनिटी। दैट्स वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फोर्थ वन वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू की वैल्यू यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, दैट इज वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर अप्रॉक्सीमेटली 0.5। अब देखो 0.5 कैसे? जब हमने एक कॉइन टॉस किया, उसकी यहाँ पे 1/2, वो हाफ प्रोबेबिलिटी क्या है? आ भी सकता है, और 1/2 नहीं भी आ सकता। तो जो P है, P बता रहा है दैट इज़ सक्सेसफुल होगा, और जो Q है, Q बता रहा है अनसक्सेसफुल होगा। तो बराबर प्रोबेबिलिटी है 0.5 एंड 0.5, 1/2 एंड 1/2। और अगर हम बात करें यहाँ पे अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नाइदर P और Q इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे ये कह रहा है दोनों ही स्मॉल नहीं होते। एंड फिफ्थ वन इज पैरामीटर्स। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स हैं, दैट इज टू पैरामीटर्स एन एंड पी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पी दैट इज सक्सेसफुल होने के चांसेस। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं इंपॉर्टेंट। और वहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो पैरामीटर्स हैं, वो है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड सिक्स वन इज शेप। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप होगी अंडर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सिमेट्रिकल शेप या फिर एसिमेट्रिकल शेप, मतलब तीनों ही हो सकती है। तीनों होने का मतलब क्या है यहाँ पे?
नॉर्मल भी, पॉजिटिवली स्क्यूड भी और नेगेटिवली स्क्यूड भी। तो अंडर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल भी हो सकती है और एसीमेट्रिकल भी। अब एसीमेट्रिकल में दोनों ही आ गए, या तो पॉजिटिवली स्क्यूड या फिर नेगेटिवली स्क्यूड, और सिमेट्रिकल भी हो सकता है। और वहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में शेप कैसी रहती है? ओनली परफेक्टली सिमेट्रिकल, बिल्कुल ये वाली परफेक्टली सिमेट्रिकल, दैट इज बेल शेप्ड। Okay, next one is difference between normal distribution and Poisson distribution. Again, Poisson distribution भी यहाँ पे clear हो जाएगा। So number one, nature. Again, Poisson distribution में क्या होता है? That is again it is a discrete probability distribution. मतलब जो number of trials हैं वो भी इसमें बहुत limited हैं। तो limited हैं इसीलिए ये क्या है? Discrete probability distribution। और वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसकी वैल्यू लाई करती है इन्फिनिटी तक। एंड अगेन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंट होता है ऐसे, दैट इज पी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एम। अब इसने एक वेरिएबल यूज़ किया एम, मल्टीप्लाइड बाय एम एक्स अपॉन एक्स, दैट इज फैक्टोरल। सो ये वाला रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो गिवन है अगेन सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज पी एंड क्यू। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज पी और क्यू, पी बताता है प्रोबेबिलिटी सक्सेस और क्यू बता रहा है दैट इज फेलियर। इनकी वैल्यू कैसे हो सकती है? सो इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ पी इज़ जीरो, पी की वैल्यू जीरो है एंड क्यू की वैल्यू वन है। तो ये बात ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे जो अनसक्सेस की वैल्यू वन और जो सक्सेस है पी, पी की वैल्यू जीरो है। सो अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाइदर पी और नॉर क्यू इज़ वेरी स्मॉल, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों ही स्मॉल नहीं होते। एंड नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, दैट इज पैरामीटर्स। सो द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन पैरामीटर्स। अब इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है, दैट इज ओनली एम, दैट इज वन पैरामीटर। और वहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास अगेन दो पैरामीटर हैं, दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड नेक्स्ट वन इज शेप। तो शेप कैसे होनी चाहिए? अगेन द ग्राफ ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होती है ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड, बल्कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस इज ऑलवेज परफेक्टली सिमेट्रिकल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑलवेज सिमेट्रिकल। एंड नेक्स्ट वन, अंडर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज जीरो। अब ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछी भी जाती है कि भाई कौन से कंडीशन में यहाँ पे मीन और वेरिएंस की वैल्यू जीरो होती है? तो वो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और बल्कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की केस में मीन होता है जीरो और वेरिएंस होता है वन। ओके, अब इस चार्ट में यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, दैट इज़ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बाइनोमियल पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी स्टडी एक बार कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा डिस्क्रीट फंक्शन है और कौन सा कॉन्टिन्यूअस। चलो थोड़ा सा स्टडी हम कर लेते हैं ओवरऑल। पहली बार हम देखते हैं नेचर। यहाँ पे सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिस्क्रीट, नेचर क्या है? डिस्क्रीट, और पॉइसन का भी डिस्क्रीट। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, और इसका फंक्शन है ये। और वहीं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट दैट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन ये। और अगेन पैरामीटर्स इसमें यूज़ हुए हैं, दैट इज़ एन पी, यहाँ पे एन दैट इज़ एम, और यहाँ पे अगेन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और तो सिमिलरली यहाँ पे और भी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इनकी स्टडी एक बार आराम से कर लेना। तो ये ओवरऑल आपका मतलब ओवरऑल व्यू है। सो आपको बार बार स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये चार्ट ईजिली कर लोगे। ओके,
अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जुड़े हुए हैं स्टैटिस्टिक्स से ही। सो नंबर 1 है यहाँ पे, जेट टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल वेरिएबल टेस्ट, और उसके बाद इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन टेस्ट एंड लार्ज स्केल टेस्ट। एंड दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, वन टेल टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शनल टेस्ट और राइट टेल्ड टेस्ट। और नेक्स्ट वन, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट आर वन टेल्ड टेस्ट। सो वन टेल्ड मीन्स जिसकी सिर्फ वन टेल हम स्टडी करते हैं, सिर्फ वन टेल्ड, या तो राइट या फिर लेफ्ट। एंड काई स्क्वायर टेस्ट वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1। एंड काई स्क्वायर टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, काई स्क्वायर टेस्ट को हम ये भी बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट एंड कॉन्टिजेंसी टेबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो ये है दैट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट। और वहीं जो एक क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है दैट इज़ उसको हम बोलते हैं अनोवा टेबल। सो नेक्स्ट वन, एफ टेस्ट वैल्यू लाई बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। तो एफ टेस्ट की वैल्यू लाई कर रही है 0 to इन्फिनिटी, और काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू कर रही है 0 to 1। एंड सेवंथ वन, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी बेस्ट स्टडीड बाय ज्योमेट्रिक मीन। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ बेस्ट मेथड है ज्योमेट्रिक मीन। एंड मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, ये बात जस्ट चेक कर लेना उस चार्ट में, दैट इज़ n मल्टीप्लाई बाई p। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे गॉनफर्ड्स कर्व इंडिकेट। खैर ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन कई बार ये इक्वेशन पूछ लेते हैं। सो इक्वेशन आप याद रख लेना, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू पी क्यू, दैट इज स्केयर बी एक्स, सो दैट रिप्रेजेंट गॉनफर्ड्स कर्व। एंड नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड, मतलब कॉमनली ऑब्जर्व मोस्ट फ्रिक्वेंटली, सो दैट इज मोड। एंड बेस्ट एवरेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, आपको याद होगा, जस्ट रिकॉल कीजिए, हमने किया था इंडेक्स नंबर में कि बेस्ट एवरेज कौन होता है कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर का, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन पे बेस होने के कारण फिशर का मेथड भी कहलाता है आइडियल। एंड नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन रेफर्स टू। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि रिग्रेशन क्या बताता है। सो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो नेक्स्ट वन इज 13, टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। तो जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स वी यूज टी टेस्ट। एंड 14th वन इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। तो यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट का मीन होगा v एंड वेरिएंस इज 2v। सो मीन एंड वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। एंड टू मेजर स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए दैट इज x माइनस जेड, मतलब मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। कार्ल पियर्सन का मेथड एक बार जस्ट रिमाइंड कर लेना कि उसका मेथड कहता क्या है। तो यही क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जुलाई 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी था। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ MCQs के बारे में। ठीक है, MCQs आपके बेस्ड हैं पूरे उन्हीं क्वेश्चंस पे जो हमने अभी तक किए हैं स्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मीन्स इज करेक्ट। तो इन तीनों मीन्स में से कौन सा सीक्वेंस है करेक्ट। और वहीं दूसरा क्वेश्चन है, वेरिएंस क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट होता है, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट या फिर फोर्थ मोमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। अभी किया है, आपको याद होना चाहिए मीन और वेरिएंस किसका सेम होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज ड्यू टू, या फिर किसने दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज, किसको हम बोलते हैं, ऑप्शन आपके सामने है।
जिसको लॉक करना है कर लीजिए। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पीजीटी एग्जाम्स में भी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, द एफिशिएंसी ऑफ एन एस्टिमेटर डिपेंड्स अपॉन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है भाई। सो एफिशिएंसी एस्टिमेटर की किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन गिवन। सेवेंथ वन इज वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी होती है? 0 0, 1 या 0, या फिर 1 1, या फिर 0 to 1। मतलब पहली वैल्यू मीन और दूसरी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। एट्थ क्वेश्चन है लास्ट, अंडर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, सिमेट्रिकल, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये हैं इनके आंसर्स, चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक, और अब स्टैटिस्टिक्स में से सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं। एक बचा है रिग्रेशन, तो रिग्रेशन वाला टॉपिक यूज़ होगा इकोनोमेट्रिक्स में, और दूसरा बचा हुआ है मैथम, जो यहाँ से वो है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी हम करेंगे अपने मैथ वाले पोर्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक है मैथ और दूसरा इकोनोमेट्रिक्स। तो आपको ये दोनों ही सब्जेक्ट कराएंगे मिस्टर निशी कुमार सर। अभी ये झारखंड में टीच करते हैं, किसी कॉलेज में टीच कर रहे हैं, और ये स्पेशली टीच करते हैं मैथ और इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों में ही इनकी मास्टरी है, और इनका जो रिसर्च टॉपिक है, पीएचडी अभी ये कर रहे हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, और इनका जो टॉपिक है वो भी इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है। तो मतलब, और ये टीच भी अपना सब्जेक्ट करते हैं, तो मतलब एक आपको फुल नॉलेज मिलने वाली है मैथमेटिक्स से, ठीक है। इन दोनों ही सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट होता है तो जिस दिन जिस टॉपिक का भी टर्म है, मान लो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप निशी कुमार सर से ग्रुप में पूछ सकते हैं, और जहाँ भी आपका डाउट है ये श्योरली आपका डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में करा दूंगा आपकी मिस्टर निशी कुमार सर से, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेक्चर 59, और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का टॉपिक 1। टॉपिक 1 है डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस इन इकोनॉमिक्स। दोस्तों बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 59 के साथ। थैंक यू।